हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। आज हम डीसी मोटर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर आपके ITI के एग्ज़ाम में या जितने भी हमारे टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में लगभग आपके 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ट्रेड से होते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ये हमारे ITI से लेकर के हमारे जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो पहला प्रश्न दिया गया है यह है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये याद रखिएगा, मेरा मेगर है। मेगर के माध्यम से हम लोग रेजिस्टेंस और अर्थिंग इत्यादि का टेस्ट करते हैं। मल्टीमीटर के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस चेक करते हैं। और जो श्रेणी प्रकार का मेरा ओम मीटर है उसके माध्यम से भी हम लोग रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जो मेरा डी नंबर में दिया गया है यह क्या है, केवलिन ब्रिज विधि। तो यहाँ पर जो मेरे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों का तीनों जो ऑप्शन यहाँ पर है A, B, C, ये तीनों के तीनों ऑप्शन मेरे जो हैं रेजिस्टेंस मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो और जो मेरा चौथा जो मेरा दिया गया है केवलिन ब्रिज विधि, यह इन तीनों से क्या है, थोड़ा हट करके है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा सही वो क्या होगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। तो हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है उसे मापने के लिए हम लोग केवलिन ब्रिज विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है टोंक परीक्षण, 2 नंबर में आपका दिया गया है आंतरिक ग्राउलर, 3 नंबर में दिया गया है बाहरी ग्राउलर और आपका डी नंबर में दिया गया डिजिटल मल्टीमीटर। तो यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन, यहाँ पर मेरा टोंक टेस्टर तो होगा नहीं, क्योंकि टोंक टेस्टर के माध्यम से हम लोग करंट मापते हैं। डीसी मल्टीमीटर से हम लोग प्रतिरोध मापते हैं, तो वह आपका ये दोनों हट जाएगा। यहाँ पर बी और जो आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया आंतरिक ग्राउलर और आपका बाहरी ग्राउलर। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो मेरा होगा सी नंबर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहरी ग्राउलर के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के समानांतर क्रम में क्या लगाया गया है, तो आर्मेचर के समानांतर क्रम में लगाया गया है एक डाइवर्टर, यानी कि एक आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो हमारा गति नियंत्रण विधि होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि। तो यहाँ पर जो मेरा डी नंबर ऑप्शन होगा वो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, मेरा सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है यह क्या है, तो डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो एक बात याद रखिएगा, जब डीसी फील्ड की बात आएगी या मोटर वाइंडिंग की बात आएगी तो वहाँ पर जो हम लोग वायर उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, तो सुपर इनामेल्ड वायर होता है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा या ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वह अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया है या ए सही होगा। एन बराबर बैक एम बटा फाई, यानी कि बैक एम बटा जो मेरा चुंबकीय फ्लक्स होता है इसके माध्यम से हम लोग डीसी मोटर की स्पीड की गणना करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वह मेरा सही आंसर हो जाएगा बैक एम, यानी कि ईबी का मतलब होता है बैक एम, फाइव का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो जो डीसी मोटर का स्पीड होता है वो चुंबकीय फ्लक्स और बैक ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? तो आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी आर्मेचर की वाइंडिंग की बात आएगी तो आर्मेचर में हम लोग 2 प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, एक समानांतर, एक हम लोग लैप वाइंडिंग करते हैं और दूसरा हम लोग वेव वाइंडिंग करते हैं। तो वेव वाइंडिंग में पोलों की संख्या कितने भी क्यों ना हो, मगर करंट बहने के जो रास्ते होते हैं वो आपके 2 होते हैं। और आपका जो लैप वाइंडिंग होता है तो लैप वाइंडिंग में जितनी पोलों की संख्या होती है उतनी ही करंट बहने के आपके समानांतर पथ होते हैं। तो यहाँ पर मेरा लैप वाइंडिंग में 4 पोल दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो समानांतर रास्ते होंगे वो भी कितने होंगे, आपके 4 होंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा बी नंबर वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है यह है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा
कौन सा नियम निर्धारित करता है। यहाँ पर दिया गया है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो हमारे फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने दो प्रकार के नियम बनाए। एक नियम जो है उसे हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, और जो मेरा दूसरा नियम है उसे हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो एक बात याद रखिएगा, चालक में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए, यानी कि जो मेरा चालक होता है, चालक में जो मेरा ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। और जब कंडक्टर के घूमने की दिशा ज्ञात करना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम बाएं हाथ का नियम हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर कंडक्टर के घूमने की दिशा निर्धारित की गई है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा, या डी नंबर क्या होगा आपका, डी नंबर नहीं सॉरी आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका जो है सी नंबर जो आपका ऑप्शन होगा सही होगा। क्योंकि अभी हम बताए हैं कि बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर के घूमने की दिशा हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि डीसी मोटर का नाम क्या है, यानी कि यहाँ पर जो आकृति दी गई है इस आकृति के अनुसार हमें बताना है कि इस डीसी मोटर का नाम क्या है। तो आर्मेचर के समानांतर क्रम में शंट फील्ड लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डीसी मोटर है इसका नाम क्या है, शंट डीसी मोटर इसका नाम है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है, यह दिया गया है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार हम लोग जो है कि करंट की दिशा को ज्ञात करते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर आपका दिया गया है I बराबर V बटा आर, आई बराबर बैक EMF बटा आर, और जो मेरा सी नंबर ऑप्शन दिया गया है I बराबर V माइनस बैक EMF बटा आर। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, मेरा सी नंबर जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो जब भी हम लोग आर्मेचर में क्या करते हैं, जब भी हम लोग शंट मोटर द्वारा जो गति है, जो धारा की जो गणना है करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सी नंबर मेरा जो ऑप्शन दिया गया है क्या चीज़ है, I बराबर V माइनस EB बटा आर जो होगा ये मेरा ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन दिया गया है कर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ का हथेली का नियम, तो ये आपके दोनों नियम नहीं होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। तो मेरा जो अगला ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और जो दूसरा दिया गया है वह है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सी नंबर होगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला जो प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है कि डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। तो यहाँ पर जो आकृति दी गई, इस आकृति में जो डीसी मोटर का जो चित्र है उसे हम बताना है कि इस डीसी मोटर का नाम क्या है। तो इस डीसी मोटर का नाम है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वह मेरा डी नंबर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। डीसी मोटर में ईएमएफ ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। तो सी नंबर ऑप्शन क्या है, तो बैक EMF बराबर फाई ZNB बटा 60 गुणे ए मेरा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि उपकरण का नाम क्या है। तो चलिए हम चलते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में मेरा एक नंबर दिया गया मैगर। तो यहाँ पर जो आकृति है वो मैगर की तो है नहीं। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। दूसरा आपका जो ऑप्शन है भू प्रतिरोध परीक्षण, उसके बाद 3 नंबर में दिया गया आंतरिक ग्वाउलर, और आपका डी नंबर में दिया गया है बाहरी ग्राउलर। तो यहाँ पर देखते हैं मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन
डी नंबर है बाहरी ग्राउलर, वो मेरा सही होगा। तो हम क्या करेंगे, डी नंबर को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग कहेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। क्या कहेंगे? शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग यानी कि हाफ पिच वाइंडिंग को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को टिक कर देंगे। यह मेरा ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित रखने के लिए, तो मेरा जो ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला जो प्रश्न दिया गया है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग क्या दिया गया आपका, फिर से क्वेश्चन देखिएगा, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेन के लिए किया जाता है? फिर से ऑप्शन एक बार क्वेश्चन देखिएगा, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा फील्ड नियंत्रण विधि। तो हम लोग फील्ड नियंत्रण विधि के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग डीसी मोटर के स्पीड का हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं हाँ, यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फील्ड डाइवर्टर विधि। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फील्ड डाइवर्टर विधि को हम लोग यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर चलिए हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर मेरा जो पहला ऑप्शन दिया गया है, होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाने के लिए। मेरा जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है क्या चीज़, तो होल्डिंग कॉइल करंट घटाने के लिए। मेरा जो सी नंबर ऑप्शन दिया गया शंट फील्ड को करंट से बचाने के लिए। मेरा जो डी नंबर में दिया गया शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा को क्यों बदल दिया जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन देखिएगा, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा में क्यों बदल दी जाती है? तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन क्या होगा, तो मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बी नंबर को टिक आउट कर देंगे।